बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद अमीन। बेटा, आज के इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हमने एमडी कैट का सिलेबस डिस्कस करना है और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आज हमें जो है वो डिस्कस ये करना है कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना, व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। देखें बेटा, बात यह है कि जो टीचर है उसने आपको गाइड करना है। टीचर जो है वो आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्वर है, उसने आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, आपको प्रॉपर गाइड करना है कि सिलेबस में कौन सा पोर्शन आपने स्किप करना है, कौन सा आपने प्रिपेयर करना है। जो कि यूएचएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है, जो डिवीजन हमें गिवन है सिलेबस की, और उन्होंने 16 यूनिट्स जो है हमें बताए हुए हैं। उनमें से क्या क्या है पार्ट 1 से मेजरमेंट, फोर्स एंड मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, सर्कुलर मोशन, ऑसिलेशन है, वेव्स है, लाइट है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स है। ये पार्ट 1 का सिलेबस है। लेकिन बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है कि इसमें सारा का सारा जो है ना, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें सिलेक्टिव टॉपिक जो है वो यूएचएस ने प्रिपेयर किए हुए हैं। सो जैसे मैंने कहा, यहाँ पर हमें व्हाट टू डू ये तो हमें पता होना चाहिए, लेकिन ये लाजमी हमें पता होना चाहिए कि क्या नहीं करना, कौन कौन से जो है ना स्किप करने हैं। अब स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या करते हैं बेटा, कि वो जो है उनको ये नहीं पता होता कि व्हाट नॉट टू डू, तो वो एक्स्ट्रा सिलेबस भी कवर कर रहे होते हैं, उनसे रिलेटेड भी जो है वो सारे सारे टॉपिक्स प्रिपेयर कर रहे होते हैं, कंफ्यूज होके ओवरबर्डन हो जाते हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। सो एज ए टीचर जो है वो हम आपको गाइड करेंगे प्रॉपर कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो किस किस तरह करना है। हमें यूएचएस ने जो डिवीजन दी हुई है, जैसे मेजरमेंट में उन्होंने मैं बताया हुआ है कि आपने सिस्टम ऑफ यूनिट्स को प्रिपेयर करना है, एरर एंड अनसर्टेनिटी वाले टॉपिक को प्रिपेयर करना है। तो अब आपने उसमें पूरा चैप्टर हमें प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। फिर फोर्स एंड मोशन जो है उसमें जी हमें सिलेक्टिव टॉपिक्स गिवन है। ऑसिलेशन जो है इसमें हमें कंप्लीट चैप्टर 7 जो है वो करना पड़ता है। सो जहाँ जहाँ जो है वो हमें कंप्लीट करना है, जहाँ जहाँ स्किप करना है वो फिर हम साथ साथ आपको गाइड करते जाएंगे ड्यूरिंग लेक्चर्स। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं पहले आपको बताई है कि हमें जो है वो ये समझना है कि सिलेबस में क्या क्या करना है और क्या नहीं करना। ये लेक्चर्स में आपने सबसे पहली बात ये नोट करनी है। पार्ट 2 के सिलेबस में जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्शन है, डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ पोर्शन है, मॉडर्न फिजिक्स का कुछ पोर्शन है, इसी तरह से न्यूक्लियर फिजिक्स का। बेसिकली जो यूएचएस का जो सिलेबस है, ये कॉमन टॉपिक्स उन्होंने उठाए हुए हैं ए लेवल्स और एफएससी के सिलेबस से, जो कि कॉमन सिलेबस का मिलता जुलता है। सो हमें बेटा उसी यूएचएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलना है। सो बेटर वे क्या है कि हम सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है उसी में रह के अच्छी सी तैयारी करें, कम्प्रीहेंसिव प्रिपरेशन करें, ना कि कंफ्यूज होकर जो है वो हम पूरे पूरे चैप्टर प्रिपेयर कर रहे होते हैं और फिर बाद में ओवरबर्डन हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे रिजल्ट जो है वो उसके ऊपर बहुत बड़ा बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। बेटा, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट हाउ मच वी स्टडी, बट इट इज़ इम्पोर्टेंट हाउ टू स्टडी। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट टू नो कि हमें एमडी कैट की प्रिपरेशन कैसे करनी है। सबसे मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बेटा, आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स, आपके दोस्त वगैरह जो आपके साथ प्रमोट होते हैं फ्रॉम मैट्रिक टू फर्स्ट ईयर, उनमें से अक्सर जो है वो टॉपर्स बच्चे होते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स उन्होंने स्कोर किए होते हैं, लेकिन अक्सर जो है वो पार्ट 1 में उनके मार्क्स अच्छे नहीं आ पाते। उसकी सबसे बड़ी रीज़न क्या होती है, उनको नहीं पता होता कि हमने पार्ट 1 में आके जो है वो मोड जो कि अचानक से चेंज हो जाता है मैट्रिकुलेशन से। जब आप पार्ट 1 में आते हो तो अब उनको नहीं पता होता हाउ टू स्टडी, हमने उन सब्जेक्ट्स को कैसे लेके चलना है, तो नंबर स्कोर कैसे करने हैं। जब तक उनको समझ आता है कि पढ़ना कैसे है, तब तक जो है वो बहुत देर हो चुकी होती है और साथ ही बोर्ड के पेपर्स आ जाते हैं और अल्टीमेटली वो अपना रिजल्ट जो है वो उनका अच्छा नहीं आता। पार्ट 2 में रिलेटिवली जो है वो फिर बेहतर स्टडी करते हैं, क्योंकि स्टार्ट से उनको पता होता है हमें स्टडी को कैसे लेके चलना है। सो इट मीन्स के सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, जब एमडी कैट आप स्टार्ट करने जा रहे हो, एंटी टेस्ट प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट आपने करनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमने हाउ टू स्टडी, कैसे पढ़ना है। ये मसला नहीं है कि आप दिन में 24-24 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने अभी स्टार्ट में कहा कि जो यूएचएस का जो सिलेबस गिवन है
उसके जो हमें जिस चैप्टर में जो जो टॉपिक्स हमें टॉपिकल्स गिवन है वो करने हैं, हमने उसी के अकॉर्डिंग सिलेबस को फॉलो करना है और टीचर्स की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, ना कि कंफ्यूज हो के हम ओवरबर्डन हो और सारे सारे टॉपिक्स प्रिपेयर कर रहे होते हैं और कुछ उसमें ऐसे भी हम क्वेश्चंस ऐड करते जाते हैं जो इंजीनियरिंग के यूईटी या नाम जीके वगैरह के होते हैं, तो हम जो है वो भी उसमें शामिल करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से रिज़ल्ट जो है वो ज़ाहिर है अल्टीमेटली ख़राब हो जाता है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हमने जो है वो पढ़ना तो है, ज़ाहिर है जितना मैक्सिमम आप हार्ड वर्क करोगे उतना रिज़ल्ट अच्छा आएगा, लेकिन हमने मेहनत करनी है इन अ राइट डायरेक्शन। तो राइट डायरेक्शन अगर होगी तो बेटा फिर ही रिजल्ट आएंगे। अब हाउ टू स्टडी, हमने एमडी कैट जो है उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। अब इसमें देखें दो बातें हैं बेटा, एक तो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, एज ए टीचर मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मैंने कैसे आपको लेके चलना है, पहले ये मैं आपको बताऊंगा। फिर आपके ऊपर कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपने क्या करना है जो है वो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। बेटा जैसे आपने एक फिनोमेना पढ़ा होगा, उसको कहते हैं रेजोनेंस। अब रेजोनेंस का जो फिनोमेना है बेटा वो क्या होता है कि जब अप्लाइड फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाती है तो आपको पता है एनर्जी ऑब्जॉर्प्शन क्या होती है, मैक्सिमम। इसी तरह से मैं कहता हूँ अगर जो है टीचर की और स्टूडेंट की फ्रीक्वेंसी मैच कर गई तो नॉलेज ऑब्जॉर्प्शन क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो आपकी और हमारी जो है वो फ्रीक्वेंसी मैच करनी चाहिए ताकि आप मैक्सिमम नॉलेज जो है उसको कंसीव कर सकें। तो यही वो चीज़ है जो आज के लेक्चर में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमने जो है वो स्टडी कैसे करना है। अभी मैं डिटेल से पहले मैं बताऊँगा कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, मैंने आपको कैसे लेके चलना है, और देन मैं बताऊँगा कि आपने लेक्चर्स जो है वो उनको प्रिपेयर कैसे करना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। एज़ फार एज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ कंसर्न ड्यूरिंग एंटी टेस्ट लेक्चर्स, एंटी कैट लेक्चर्स होंगे उनके दौरान बेटा कोई भी एंटी टेस्ट का लेक्चर जो हमारा होगा उसमें 3 बेसिक जो है वो आप समझें लेक्चर में डिवीजन है। अब डिटेल में जाएं तो बहुत सारी बन सकती हैं, लेकिन इन जनरल जो है वो हम अगर जनरलाइज करें तो हम किसी भी लेक्चर में जो है वो सबसे पहले इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन जो हैं उनको टारगेट करते हैं, जहाँ जहाँ इंफॉर्मेशन आएगी। फिर नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, और थर्ड जो हमें पता है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो यही एंटी टेस्ट है। जो आपके इन्फॉर्मेशन बेस होंगे बेटा वो आपको साथ साथ हम अंडरलाइन करवाते जाएंगे, साथ साथ बताते जाएंगे कि किस टेबल को कैसे आपने एनालाइज करना है, उसको हमने कैसे प्रिपेयर करना है, वो सारा आपने साथ साथ जो है वो अंडरलाइन भी करते जाना है, उसको प्रिपेयर भी करते जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें लेट से जी हमारी बुक में चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स का है, उसमें इंफॉर्मेशन के टेबल में जो है वो हमें टाइम इंटरवल का टेबल गिवन है। अब वहाँ पर जो है मैं आपको अंडरलाइन करवा देता हूँ कि बेटा ये वाले जो है ना आपने वैल्यूज़ जो है वो लर्न करनी है, उनसे मल्टीपल चॉइस बन सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप वहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे क्वेश्चन है पास पेपर का कि टाइम इंटरवल बिटवीन 2 हार्ट बीट जो है वो क्या है। सो आपकी बुक में जो है वो टेबल है, उसमें लिखा हुआ है 8 इंटू 10⁻⁻1 सेकेंड। हम वैसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो एज वी नो डैट कि हमें पता है कि 72 जो है वो हार्ट बीट्स होती हैं नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की इन 60 सेकेंड्स। तो यहाँ से बेटा आप टाइम इंटरवल बिटवीन द 2 बीट्स इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। वो क्या हो जाएगा 60/72 सेकेंड्स। आप इसको सॉल्व करें, आंसर आपका आएगा 0.8 सेकेंड, एंड यू कैन से 8 इंटू 10⁻⁻1 सेकेंड इज़ द आंसर। सो बेटा हमने हर टेबल को, जो इन्फॉर्मेशन का टेबल है उसको जो है वो मैंने आपको बताना है, उसको एनालाइज कैसे करना है, उसको प्रिपेयर कैसे करना है, कौन कौन सी वैल्यूज़ प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, कौन सी नहीं है, वो साथ साथ हम आपको अंडरलाइन करते जाएंगे। फिर बुक में जहाँ जहाँ कुछ लाइंस अंडरलाइन करने वाली होती हैं, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन की बातें हैं, वो भी हम साथ साथ जो है वो जहाँ जहाँ पे अंडरलाइन करवाना होगा वो साथ साथ अंडरलाइन करवाते जाएंगे। सो
इस तरह से जैसे मैंने कहा टाइम इंटरवल बिटवीन टू हार्ट बीट्स, एक तो ये है कि आप उसको ना याद किया हुआ अगर टेबल आपने, तो आप फ़ौरन आंसर दे देंगे। लेकिन कभी कभी हमें कॉन्सेप्ट भी यूज़ करना, कॉमन सेंस भी यूज़ करनी पड़ सकती है। जैसे कॉमन सेंस से भी ये इसको सॉल्व किया जा सकता है कि 72 बीट्स अगर 60 सेकंड में होती हैं तो 1 बीट का टाइम इंटरवल जो है वो 8 × 10⁻⁴ क्या हो जाएगा, -1 सेकंड। इस तरह बहुत सारे जो है वो क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन बेस आ सकते हैं। तो हम आपको जो है वो साथ साथ अंडरलाइन करवाते जाएंगे और वो आपका प्रिपेयर होता जाएगा। इसका मतलब है लेक्चर का अगर आप जो है अपने नोट्स खुद डेवलप कर रहे हैं तो हर लेक्चर में से एक पोर्शन जो निकलेगा वो कौन कौन सा होगा जो बेसिक इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड होगा, वो आपने जो है वो इन्फॉर्मेशन को लर्न करना है और प्रॉपर उसके नोट्स साथ साथ बनाते जाना है। देन जो है कम नॉलेज। अब जब नॉलेज की हम बात कर रहे होते हैं तो उसमें जो है बेटा हम आपको टेक्निक्स बताते हैं, शॉर्टकट बताते हैं, कौन सा टॉपिक कोरिलेट कर रहा है वो भी हमें प्रिपेयर करना है, वो भी हम साथ साथ बता रहे होते हैं। अब देखें कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जो है लेट से जी हमें उसने कहा, एग्जामिनर कहता है कि ये जी b² / μ0 जो है इसके यूनिट्स फाइंड करें, क्या आते हैं इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट। अब बेटा बात ये है, हमें पता है कि ये जो बी है मैग्नेटिक इंडक्शन को बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को बोलते हैं, तो इसका यूनिट क्या है, टेस्ला। μ0 जो है इसमें हम कहते हैं जी परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, और ये 4π × 10⁻⁷ वेबर पर एम्पियर पर मीटर, ऐसे ही जी। अब अगर ऐसा है बेटा तो आप इसमें पुट करेंगे यूनिट्स, उसको सॉल्व करेंगे एंड देन यू विल गेट द आंसर। लेकिन मैंने कहा जैसे एज ए टीचर वी आर प्रॉब्लम सॉल्वर, हमने आपको जो है वो प्रिपेयर करना है, तो मैं आपको टेक्निक्स बता दूंगा, शॉर्टकट उसका बता दूंगा कैसे सॉल्व करना है। जैसे देखो अगर आप टेक्निक के बगैर इसको सॉल्व कर रहे हो, आप इसको लिखोगे टेस्ला स्क्वायर, μ0 जो है इसका यूनिट वेबर पर एम्पियर पर मीटर होता है। आगे आप फर्दर उसको सॉल्व करोगे एंड यू विल गेट द आंसर। आंसर तो आ जाए, ज़ाहिर आ ही जाएगा, लेकिन इट विल टेक टाइम। हमने आपको जो है वो कोई भी मल्टीपल चॉइस जो है विदिन 40 सेकंड्स जो है वो सॉल्व करना सिखाना, विदिन 40 सेकंड्स आपका आंसर जो है वो इंशाल्लाह आना चाहिए। अब इसको सॉल्व करने की टेक्निक क्या है कि बजाय हम बेटा इसको देखें, आपने याद करना है कि क्या ये इस तरह का जो फार्मूला है कहीं आपकी नज़र से पहले गुजरा है, तो आंसर इज़ यस। देखें आपने चैप्टर 15 में ये पढ़ा होगा एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर जो है, और इसमें देखें कि 1/2 b² / μ0 जो है ये 1/2 नहीं था, इस वजह से आप कंफ्यूज हो रहे थे। अब इसकी लेफ़्ट हैंड साइड देखें तो आपको याद आ जाएगा कि ये जो है एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर में किस चीज़ का फार्मूला था, एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला था। और एनर्जी डेंसिटी के वही यूनिट्स होते हैं जो किसके होते हैं, प्रेशर के। यानी आप देखें ना एनर्जी डेंसिटी हम किसको बोल रहे होते हैं, एनर्जी डेंसिटी जो है वो हमारे पास वर्क डन क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो अब देखें कि इसका मतलब है ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है अगर, तो एनर्जी का यूनिट जूल यानी न्यूटन मीटर, वॉल्यूम क्यूबिक मीटर होता है। तो अब एक इससे कैंसिल आउट हुआ, इसका मतलब है ये प्रेशर के यूनिट्स के इक्वल आ गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आप फ़ौरन जो है इसका आंसर बता सकेंगे। अगर बेस यूनिट में पूछा है आप कहेंगे किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज़ द आंसर। सो बजाय आप जो है वो इसको सॉल्व करें सारे को और फिर आंसर निकालें, आप लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करके आंसर बता सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल आसान वाली एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल वो कहता है ये बताओ कि CV² जो है इसके यूनिट क्या है। अब आपको पता है अगर मैं यहाँ 1/2 लगा दूँ तो ये क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। सो आप इसको सॉल्व करने के बजाय आपको लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो याद आ जानी चाहिए और ये एनर्जी का यूनिट है, आंसर आ जाएगा। सो बेटा बेसिकली जो है टेक्निक्स, शॉर्टकट जो हैं ये ही एंटी टेस्ट में सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, जो आपके लिए टाइम सेविंग होते हैं, आपका टाइम बचाते हैं। एंड टेस्ट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो टाइम मैनेजमेंट ही है। एक्चुअली हम अंडर प्रेशर क्यों होते हैं, क्योंकि कुछ अगर क्वेश्चंस पे टाइम जो है वो ड्यूरिंग टेस्ट जो है वो ज़्यादा लग गया तो बाकी जो है वो पेपर जो है वो सॉल्व करने की टेंशन में आप अंडर प्रेशर हो जाते हो। एज ए रिज़ल्ट जो है वो आप जो है ना वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। सो हमने आपको जो है वो टेक्निक, शॉर्टकट्स इस तरह के बताने हैं ताकि आप इजीली जो है डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकें इजीली।
फिर कोरिलेट बेटा कोरिलेट क्या है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, हो सकता है वो हमारे सिलेबस यूएचएस के सिलेबस का पार्ट ना हो, लेकिन फिर भी वो हम आपको टीच करेंगे। उसकी रीज़न क्या है कि कुछ टॉपिक जो हैं वो उसके साथ कोरिलेट कर रहे होते हैं, और वो फिर आसानी के साथ जो है वो हम उसको शॉर्टकट बना सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ का टेबल सबसे पहले मैं आपको लर्न करवाऊंगा, क्योंकि हमें फ्रिक्वेंटली वहाँ पर बहुत सारी जगह पे साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यूज़ जो हैं वो उनको चाहिए होती हैं, फ्रीक्वेंटली याद आनी चाहिए। साइन 30 क्या है, साइन 60 क्या है, कॉस 30 क्या है, कॉस 60 क्या है, ये सारी वैल्यूज़ जो है। तो कुछ टॉपिक्स जो है वो हमारे सिलेबस के साथ कोरिलेट कर रहे होते हैं, तो वो भी टॉपिक जो है वो मैं साथ साथ आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ। लास्ट वन जो है यहाँ पर टाइप्स ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। बेटा हर टॉपिक जो है उससे रिलेटेड मैं बताऊंगा कि इस टॉपिक में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल चॉइस बन सकते हैं, कितनी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, वेरिएशन जो है वो बताऊंगा। सो एक लेक्चर में जो है ओवरऑल हमें जो है वो क्या क्या करना है। एक और लास्ट पॉइंट जो है वो क्लैरिटी ऑफ क्या है बेसिकली कॉन्सेप्ट्स, ये भी इम्पोर्टेंट है बेटा। मैंने कहा जैसे इन्फॉर्मेशन जो है वो तो ज़ाहिर है बेटा याद करने वाली चीज़ें हैं, उसमें टेक्निक्स यानी कि बहुत कम अप्लाई होती हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपने रट्टा लगाना याद करना है। इन्फॉर्मेशन में नॉलेज में जो है वो ज़ाहिर है आपको हमने टेक्निक सिखानी है, शॉर्टकट सिखाने हैं, हमने बताना है कोरिलेट कौन कौन से टॉपिक कर रहे हैं, हमने आपको हर टॉपिक से रिलेटेड बता देना है कि जो कितने मैक्सिमम टाइप ऑफ मल्टीपल चॉइस बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस कर रहे हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन में मैं आपको बताऊंगा कि कितने केस हो सकते हैं, किस तरह का मल्टीपल चॉइस आएगा, तो कौन सा फार्मूला आपने अप्लाई करना है, उनको हम अलग-अलग कैटेगराइज कर लेंगे और बता देंगे कि इस टाइप के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। अब लास्ट वन इज कॉन्सेप्ट जो है वो, अब इसके लिए बेटा क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। क्लैरिटी हम जो है वो अक्सर जो गलती करते हैं, जो मिस्टेक होती है, ज़ाहिर है बेटा वो हम जानबूझ के थोड़ी करते हैं। एग्जामिनर ने आपको ट्रैप करना है और अगर आप ट्रैप हो गए तो वहाँ पर आप मार्क लूज़ कर जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक लेट्स से कि क्वेश्चन है, आपसे अगर कहा जाए इफ़ द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस becomes double at constant pressure, then its temperature will change from 27 degrees Celsius to what? Let's say options are 127 degrees Celsius, 327 degrees Celsius, 0 degree Celsius, let's say इसको हम कर लेते हैं 273 डिग्री सेल्सियस, ये ऑप्शन है बेटा। और लेट्स से जी इसको हम डेल्टा कह देते हैं 54 डिग्री सेल्सियस। अच्छा बेटा अब देखें कि क्वेश्चन था कि अगर एक वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस जो है वो कांस्टेंट प्रेशर पे डबल हो जाए, एट कांस्टेंट प्रेशर जो है उसका वॉल्यूम जो है वो डबल हो गया, वॉल्यूम जो है V से 2V हो गया, वॉल्यूम डबल हो गया और प्रेशर कांस्टेंट है। अब फ़ौरन बेटा फ्रीक्वेंटली आप जो है कहेंगे कि वॉल्यूम चूँकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, चार्ल्स लॉ पढ़ा हुआ आपने। सो आप कहेंगे कि वॉल्यूम डबल हुआ तो टेम्परेचर भी डबल होना चाहिए, अंडरस्टूड सी बात है। तो आप क्या करोगे, आप 27 का डबल क्या होता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो आंसर क्या कर देंगे 54 डिग्री सेल्सियस, बट इट इज़ रॉन्ग। अब देखिए कैसे, इसका आंसर जो है वो 54 डिग्री सेल्सियस नहीं आएगा, ज़रा चेक करते हैं, हमने डबल करना है। कॉन्सेप्ट तो वही है बेटा कि अगर वॉल्यूम डबल हुआ है तो टेम्परेचर भी डबल होना चाहिए, लेकिन अब देखो ज़रा कि हमें पता है कि जो 27 डिग्री सेल्सियस है, मगर इसमें
इसको केल्विन में पहले चेंज करूँ, 273 ऐड करूँ तो ये कितना हो जाएगा 300 केल्विन। अब ज़ाहिर है फार्मूला तो वही है, कॉन्सेप्ट तो वही है कि अगर वॉल्यूम डबल हुआ है तो टेम्परेचर भी डबल होना चाहिए एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इसको डबल करें तो 300 केल्विन से ये डबल होकर कितना हो जाएगा 600 केल्विन। तो ये हमारा आंसर है। अब हमें जो क्या आंसर डिग्री सेल्सियस में चाहिए, तो मैं इससे 273 माइनस करूँगा तो आंसर कितना आएगा 327 डिग्री सेल्सियस। सो इट मीन्स डैट अगर हम वॉल्यूम डबल हो रहा है तो टेम्परेचर भी डबल होगा, तो 27 डिग्री सेल्सियस डबल होके जो है वो कितना बनेगा 327 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ आंसर 327 है, 54 नहीं है। सो इस तरह के जो पॉइंट, अब यहाँ हमारा कॉन्सेप्ट, क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूँ। अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि हमने जब भी थर्मोडायनेमिक्स में टेम्परेचर लेना है वो हमेशा केल्विन में लेना है। अब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए भी क्या करते थे, केल्विन में ही टेम्परेचर यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है वो हम लेते हैं। सो इट मीन्स कि इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी क्लैरिटी का होना बहुत ज़रूरी है ताकि फ्रीक्वेंटली मिस्टेक्स ना हों। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमें कहा जाए अ ट्रांसफार्मर हैव टर्न रेशो, let's say 1:20 if its primary is connected to a battery of 100 volt, then voltage across secondary coil क्या होगी। लेट्स से ये क्वेश्चन है। अब देखें बेटा, आप ज़ाहिर है आप अच्छा नॉलेज है, आपने पढ़ा हुआ है, सारी चीज़ें प्रिपेयर की हुई हैं, तो स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, फ़ौरन से वो सोचेंगे कि टर्न रेशो हमें गिवन है, हमने फार्मूला अप्लाई करना है VS/VP इज़ इक्वल टू NS/NP। हमें टर्न रेशो गिवन है, वैल्यूज पुट करेंगे, वोल्टेज प्राइमरी जो है के साथ कनेक्ट किया वो गिवन है, आप वैल्यू पुट करोगे तो आप आंसर कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देंगे। हालांकि बेटा देखें, अगर इसको गौर से पढ़ें तो ट्रांसफार्मर हैव टर्न रेशो 1 रेशो, इट्स प्राइमरी कॉइल इज कनेक्टेड टू अ व्हाट बैटरी। तो अंडरस्टूड है कि वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल जो है वो क्या होगी, ज़ीरो इज़ द आंसर। क्यों? क्योंकि बेटा ट्रांसफार्मर जो है वर्क्स ओनली फॉर ऑल्टरनेटिंग करंट, एसी के लिए काम करता है। डायरेक्ट करंट को ना तो ये डीसी जो होगा ना तो उसको वो स्टेप अप करेगा ना स्टेप डाउन करेगा। तो ट्रांसफार्मर वर्क्स ओनली फॉर ऑल्टरनेटिंग करंट। इसका मतलब है बैटरी है, अगर ड्राई बैटरी है, डीसी है, सो वो उसको स्टेप अप या स्टेप डाउन नहीं करेगा। इट मीन्स कि वोल्टेज अगर यहाँ सेकेंडरी कॉइल की पूछी हुई है तो आंसर क्या होगा, ज़ीरो। तो बेटा इस तरह के जो चीज़ें हैं उनको हम कहते हैं क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स। जैसे मैंने कहा कि जो है टेम्परेचर जो है वो थर्मोडायनेमिक्स में अगर हम ज़ाहिर है यूज़ करना है तो हमने एब्सोल्यूट केल्विन ही लेना है, जो कि सिस्टम इंटरनेशनल में जो यूनिट्स हम यूज़ कर रहे हैं वो क्या हैं, वो आपके टेम्परेचर के लिए केल्विन है, जैसे लेंथ के लिए हमेशा मीटर लेंगे, टाइम के लिए हम सेकंड लेंगे, तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है। सो एज़ फार एज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ कंसर्न, मैंने लेक्चर जो है बेटा उसमें एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर आपके साथ काम करना है। आपको जो है ना मैंने इंफॉर्मेशन, नॉलेज और कॉन्सेप्ट मैं जब लेक्चर ज़ाहिर डिलीवर कर रहा होगा तो कोई भी जो हमारा यूनिट है, यूनिट वाइज जब हम चलेंगे तो उस यूनिट में मैंने इन 3 चीज़ों के अक्रॉस जो है वो लेक्चर को लेके चलना है। उसमें इंफॉर्मेशन जहाँ जहाँ आएगी उसको आप तक जो है वो पहुँचाना है। नॉलेज जहाँ जहाँ आपने ज़ाहिर है वो लर्निंग आपकी है उसको देखना है। जहाँ जहाँ कॉन्सेप्ट की बात आएगी, समटाइम्स ऐसा है कि रेगुलर क्लासेस में हम इतनी डेप्थ में जाके उन टॉपिक को प्रिपेयर नहीं किया होता हमने, तो मैं उन कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और इसीलिए क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स का होना ज़रूरी है। जो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं, उनको
डील करने के लिए। सो एंड टेस्ट में बेटा असल में है क्या, ये इट्स नॉट डिफ़िकल्ट बट इट इज़ डिफरेंट। मैं फिर बोल रहा हूँ, एंटी टेस्ट जो है वो इज़ नॉट डिफ़िकल्ट बट इट इज़ डिफरेंट। ये डिफ़िकल्ट बिल्कुल नहीं है, ना आपने घबराना है, ना आपने अंडर प्रेशर होना है। ये बेसिकली थोड़ा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है कि जिस नज़र से आपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो चैप्टर को गो थ्रू करते हैं हम, थोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे होते हैं, मल्टीपल चॉइस हार्डली हम जो है वो इतनी तवज्जो के साथ सॉल्व कर रहे होते हैं हम रेगुलर क्लासेस में। तो यहाँ पर हमने डेप्थ में जाके एक एक ऑप्शन को डिस्कस करना है। देखें स्टेटमेंट जो होती है वो ऊपर क्या लिखी होती है, अगर आप एंट्रेंस का पेपर पढ़ेंगे, चूज़ द बेस्ट ऑप्शन। इसका मतलब है चारों ऑप्शन में से एक गुड ऑप्शन भी हो सकती है, बेटर ऑप्शन भी हो सकती है। आपने उसमें क्या चूज़ करना, आपने उसमें बेस्ट ऑप्शन चूज़ करनी है। तो उसके लिए ज़ाहिर है स्टेटमेंट को पढ़ना, उसको अंडरस्टैंड करना, उसके अकॉर्डिंग अपने नॉलेज, इंफॉर्मेशन और कॉन्सेप्ट के बेस पे आपने बेस्ट आंसर चूज़ करना होता है। सो मैं इंशाल्लाह जो है इन चीज़ों के ऊपर जो है आपको लेके चलूँगा। जहाँ जहाँ अंडरलाइन की ज़रूरत होगी वो करवा देंगे, टेक्निक्स बताएंगे, शॉर्टकट बताएंगे, जो जो टॉपिक को रिलेट कर रहे हैं वो भी साथ साथ इंशाल्लाह बताएंगे। टाइप्स ऑफ मल्टीपल चॉइस किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो है वो आपको क्लियर कर देंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी, इफ़ नीडेड, क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट जो है वो भी आपके पास आएगी। और बेटा क्लैरिटी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर कहीं आप कंफ्यूज हो जाते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल रेगुलर क्लास में आपने कोई टॉपिक पढ़ा था, वहाँ आपके टीचर ने आपको जो है वो कॉन्सेप्ट शेयर किया, हो सकता है आपने वो ठीक से कंसीव ना किया हो और उसी रॉन्ग कॉन्सेप्ट को आप साथ लेके चल रहे हो। सो ये सबसे मुश्किल काम होता है, आपने जो रॉन्ग कॉन्सेप्ट है उसको दोबारा ठीक करना। तो समटाइम्स यहाँ पर जब हम करवा रहे होंगे लेक्चर, आमतौर पे जो है वो एंटी टेस्ट क्लासेस में मैंने देखा है कि स्टूडेंट अचानक हैरान हो रहे होते हैं, कहते नहीं सर ऐसा तो नहीं है, ये तो हमने ये पढ़ा था। तो बेटा सबसे पहले जो है वो आपने एक चीज़ याद रखनी है, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। एक्सेप्टेंस मीन कि आपने जो लेक्चर के दौरान सुनना है उसको गौर करना है, गौर करने के बाद जो है उसको बुक से देखना है, फिर उसके बाद जो है वो डिसाइड करना है कि आपका अगर कॉन्सेप्ट आप रॉन्ग लेके चल रहे थे तो उसको आपने फ़ौरन से ठीक कर लेना है। नो बेटा, मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिस्कस किया। नो आपके एंड पे क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी के आपने कैसे जो है वो लेके चलना है। देखिए बेटा, आपने लेक्चर जो है वो आपने जो है वो ऑनलाइन आपका लेक्चर ज़ाहिर आपने सुना लाइव, हमने लेक्चर के बाद जो है आपने उसको नोट डाउन किया। नोट डाउन करने के बाद जो है नेक्स्ट फेज़ आता है, आपने प्रिपेयर करना है उसको और प्रैक्टिस करनी है। अब प्रिपरेशन क्या है, आप लेक्चर जो भी सुनेंगे, लेक्चर जो है वो सुनने के बाद आपने बुक सामने रखनी है, टेक्स्ट बुक सामने रखनी है, आपकी जो हेल्पिंग बुक है स्टार की वो सामने रख लें, जो प्रैक्टिस बुक है। आपने फिर से जो है वो अपने नोट्स आप खुद प्रिपेयर करते हैं और उन नोट्स में जो है वो क्या क्या होना चाहिए, जैसे मैंने बताया आपके इंफॉर्मेशन बेस आपने सेपरेट करना है। उसके बाद उसमें नॉलेज और कॉन्सेप्ट बेस जो नई आपके लिए नई इन्फॉर्मेशन थी, नई चीज़ें थी कॉन्सेप्ट्स की, वो उनको आपने जो है ना एनालाइज करना है और नोट्स प्रिपेयर कर लेने हैं। जब आप नोट्स आपने अच्छे से प्रिपेयर कर चुके होंगे तो प्रैक्टिस बुक जो है उसमें आपने जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सारे जो है वो सॉल्व करने हैं। तो स्टार की जो बुक्स हैं वहाँ से आप जो है वो मल्टीपल चॉइस जो है वो मैक्सिमम प्रिपेयर कर रहे होंगे। बेटा यहाँ मैं एक आपसे इम्पोर्टेंट बात शेयर करना चाहूँगा, ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो काफ़ी सारी बुक्स अपने पास रख लें। हमें ये होता है कि हम फिज़िक्स लेट से जो है ना वो उसको तैयार कर रहे हैं, तो हम जो है वो 4-5 किताबें मल्टीपल चॉइस वाली डिफरेंट कैटेगरीज के अपने पास इकट्ठी कर लेते हैं और उनमें से काम एक एक का भी नहीं पूरा कर पाते। जस्ट आप लोग जो है वो लेट से कि एक प्रैक्टिस बुक आपके पास जो है वो हमने दो तरह की चार ने बनाई हुई हैं। एक तो एमडी कैट की बुक है, एक अलहदा से जो है क्वेश्चन वाली बुक है जिसमें मोर देन 1000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो अवेलेबल है। आपने जो है वो क्या करना है, वहाँ से प्रैक्टिस करनी है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की। प्रैक्टिस करेंगे तो मिस्टेक्स होंगी, कुछ कॉन्सेप्ट्स में ज़ाहिर है प्रॉब्लम आएगी आपको, आप आंसर मैच करेंगे तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हो रही हैं। तो फिर वो ऑनलाइन जो है वो आप हमसे क्वेश्चन भी पुट कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम उसका आंसर भी करेंगे। सो प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के बाद जो है वो आपका बेटा क्या है, टेस्ट।
लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ ये स्टेप बाय स्टेप चलना है। क्या आप लेक्चर के फ़ौरन बाद टेस्ट पे आ जाएंगे? ऐसा नहीं है। अगर विद आउट प्रिपरेशन आप टेस्ट दोगे, सबसे बड़ी मिस्टेक करेंगे वो क्या, आप प्रिपरेशन के बगैर टेस्ट दे रहे हो, आपका रिजल्ट ठीक नहीं आएगा, ज़ाहिर है आपके मल्टीपल चॉइस ठीक नहीं आ रहे होंगे, आपका माइंड नेगेटिव हो जाएगा, आप कहेंगे जी मुझे कुछ नहीं आता। तो इस वजह से जो है आपने सबसे पहले बेटा प्रिपेयर करना है, प्रिपरेशन के बगैर कभी टेस्ट नहीं देना, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करे। टेस्ट के बाद बेटा क्या होगी, लाइव डिस्कशन होगी। हम लाइव डिस्कशन जो है उसके दौरान आपने जो है वो ज़ाहिर है जो टेस्ट प्रिपेयर किया, टेस्ट आपने दिया हुआ था, उसका जो सोल्यूशन आपके पास होगा वो सामने रखना है। और लाइव डिस्कशन में जो है वो जहाँ जहाँ कॉन्सेप्ट आपने गलती की है, जहाँ जहाँ आपकी जो है वो न्यूमेरिकल्स में मिस्टेक आई है, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। लाइव डिस्कशन के बाद आपको समझ आ जाएगी, पता चल जाएगा कि मिस्टेक्स कहाँ कहाँ हुई हैं। फिर आपने उन मिस्टेक्स को क्या करना है, रेक्टिफाई करना है। रेक्टिफाई बिकॉज वी लर्न फ्रॉम द करेक्टनेस ऑफ आवर मिस्टेक्स, करेक्टनेस ऑफ आवर मिस्टेक्स। तो बेटा रेक्टिफाई करना बहुत ज़रूरी है अपनी मिस्टेक्स को। तो मेन जो आपकी लर्निंग है वो एक्चुअली कहाँ हो रही है, अगर आप गौर करें तो प्रिपरेशन के बाद जब आपने टेस्ट दिया, टेस्ट में जो है वो जो जो मिस्टेक्स, जो जो कॉन्सेप्ट्स में प्रॉब्लम है, जो जो नॉलेज में प्रॉब्लम है, वो आपको रियलाइज़ होंगी ड्यूरिंग टेस्ट। वो कहाँ क्लियर होंगी, डिस्कशन में। अगर डिस्कशन में वो क्लियर हो जाती हैं और वो आप उनको रेक्टिफाई कर लेते हैं, इट मीन्स कि आपकी प्रिपरेशन बेस्ट हो गई। सो अब डिस्कशन में जो है वो डिस्कशन का फ़ायदा कब होगा, अगर आपने टेस्ट अच्छे से सॉल्व किया होगा। टेस्ट का बेनिफिट मैक्सिमम कब होगा, अगर आपने प्रिपरेशन के साथ टेस्ट दिए। अब अगर आप बगैर प्रिपरेशन के टेस्ट दे रहे हो तो टेस्ट की डिस्कशन का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो आपका जो है वो स्टेप बाय स्टेप क्या है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेक्चर के बाद आपने प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर करने के बाद प्रैक्टिस करनी है मल्टीपल चॉइस की, और फिर आपने टेस्ट देना है, टेस्ट के बाद डिस्कशन, और जो मिस्टेक्स हुई हैं उनको रेक्टिफाई करना है। रेक्टिफाई देखें सिंपल है कि हम ये तो नहीं कह सकते वी लर्न फ्राम आवर मिस्टेक्स, ऐसा नहीं है, वी लर्न फ्राम द करेक्टनेस ऑफ आवर मिस्टेक्स। और वो गलती हुई अगर आप उसको जब तक करेक्ट नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है तब तक जो है वो आपने कोई लर्निंग नहीं की। लास्ट जो मैं बात आपसे कहना चाहूँगा कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो है ही, लेकिन लास्ट जो मैं आपसे कहना चाहूँगा वो आपकी बेटा कामयाबी का जो सबसे राज है वो है कंसिस्टेंट होना। आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। ये हमारी ऑब्जर्वेशन में है कि जब भी कोई न्यू सेशन स्टार्ट होता है, जब भी पहले 2 वीक स्टूडेंट बहुत मोटिवेटेड नज़र आते हैं, और बेटा जो आप जो है वो सोते में ख्वाब देखते हैं, सोती आंखों के साथ जो ख्वाब देखते हैं वो जस्ट हमारे ख्यालात होते हैं। ज़ाहिर है सबके अच्छे ख्याल ही हैं कि हमने डॉक्टर बनना है, आप उम्मीदें हैं पेरेंट्स की सारे। तो बेटा वो जो सोई आंखों वाले ख्वाब हैं वो खुश फहमी पे होते हैं, सारे सारे बेस होते हैं। असल ख्वाब वो हैं जो आप जागती आंखों से देखते हैं और उनको फुलफिल करने के लिए मेहनत करते हैं। और जागती आंखों वाले ख्वाब क्या हैं, आपने अगर जो है वो बेटा ये तहैया किया हुआ है, अपने आप से वादा किया हुआ है कि मैंने डॉक्टर बनना है, तो फिर ज़रूरी है कि आप अपने कमिटमेंट जो है वो कमिटेड रहे, कमिटमेंट पे पूरा उतरें। जैसे मैंने कहा कि आपका कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। आप पहले 2-3 यूनिट्स में बड़े मोटिवेटेड होंगे, ये सारे काम कर रहे होंगे, आप लेक्चर भी ले रहे होंगे, फिर प्रिपरेशन करेंगे, फिर टेस्ट देंगे, डिस्कशन में भी बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, रेक्टिफाई भी करेंगे। लेकिन जो जो टाइम गुजरता है, ज़ाहिर है उसमें सब्जेक्ट सारे साथ लेके चलने होते हैं, तो सम टाइम्स जो है वो स्टूडेंट कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। जब आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तब जो है वो अच्छी प्रिपरेशन हो ही नहीं सकती। सो आपका कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है, आपका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए। सो बेटा आपके एंड पे यही है कि आप जो है वो कंसिस्टेंट रहें, अपनी जो लेक्चर्स हैं उनको डेली जो भी है अपनी क्लास कभी मिस ना करें, टेस्ट अच्छे से अटैम्प्ट करें, डिस्कशन अच्छे से जो है वो उसमें पार्टिसिपेट करें, एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, और अपनी मिस्टेक्स जो है उनको रेक्टिफाई करें। इंशाल्लाह जो है वो हो ही नहीं सकता कि आपका रिज़ल्ट जो है वो ख़राब हो जाए। बेटा लास्ट में मैं आपसे कहना चाहूँगा, देखें, इफ़ यू थिंक यू कैन डू, इट मीन्स यू कैन डू।
बट इफ़ यू थिंक यू कैन नॉट, इट मीन्स यू आर राइट। बेटा कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले जो है आपको अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। जब तक वो ट्रस्ट बिल्ड नहीं करेंगे आप प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल तो डरते हैं, न्यूमेरिकल उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। अब खौफ क्या है, अगर आपने सोच रखा है, पहले से सोचा हुआ है कि आपसे नहीं हो सकता, यू कैन नॉट डू, तो दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा प्रोफेसर भी आपको पढ़ा रहा होगा, आपको समझा रहा होगा, आप कभी भी वो सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने ये सोचा मैं कर लूँगा, इट मीन्स कि वो हो भी जाएगा। एक दफ़ा मिस्टेक होगी, दो दफ़ा मिस्टेक हो गई, प्रैक्टिस के बाद वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन जब आप सोच लेते हैं ना कि ये मुझसे नहीं होना, उसके बाद जो है वो नॉलेज कंसीव होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सो बेटा सबसे पहले आपने अपने ऊपर ट्रस्ट करना है, फिर आपने अल्लाह ताला की ज़ात पे ट्रस्ट करना है। अल्लाह ताला ने जो है वो आपके लिए जो सोचा है वो बेस्ट सोचा होगा। तो ये ट्रस्ट अगर है और अपने ऊपर ट्रस्ट करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। इसके साथ मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह मंडे से ऑनवर्ड जो है मंडे को आपसे जो है वो मुलाकात होगी पहले लेक्चर में। फर्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो है वो हम मेजरमेंट्स वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने कहा कि मेरे एंड पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है तौफीक दे, हिम्मत दे, हम इंशाल्लाह उसको पूरा उस पर पूरा उतरेंगे। वैसे जो लेक्चर का फॉर्मेट मैंने बताया उसी तरह से हम चलेंगे। आपने भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है उस पर पूरा उतरना है। जैसे मैंने बताया कि आपने प्रॉपर जो है वो लेक्चर्स लेने हैं, उसके बाद प्रॉपर प्रिपरेशन के बाद टेस्ट देना है, डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना है, ये सारी इंशाल्लाह जो है। तो इंशाल्लाह मंडे वाले दिन मुलाकात होगी आपसे। फर्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह मेजरमेंट्स के ऊपर होगा। आपने जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक बोर्ड वाली, वो आपके पास होनी चाहिए, साथ प्रैक्टिस और साथ कॉपी लेके आपने लेक्चर में बैठना है सामने, ताकि जो जो चीज़ें अंडरलाइन करवानी है वो अंडरलाइन साथ साथ करवाता जाऊँगा, बाकी इंशाल्लाह लेक्चर आपका वैसे ही जो है वो चलता जाएगा। सो बेटा बी पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह ताला जो है आप पे, आपके माँ बाप का साया हमेशा सलामत रखे। अल्लाह ताला आपको आपकी सोच से बढ़कर कामयाबी दे। थैंक यू सो मच। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।